आई डेलिबरेटली टीच इट सेपरेटली, क्योंकि एक्चुअली ये सेम टॉपिक है ही नहीं, तो इसलिए व्हाई आई शुड टीच इट टुगेदर, बट बुक्स में इसको रिप्रोडक्शन में दे दिया है। तो एक्चुअली ये रिप्रोडक्शन है ही नहीं, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। समझ में आया? तो ये एक अलग साइंस है। ओके, तो लाइक दैट। चलिए, तो फर्स्ट हम लोग एनसीईआरटी लेआउट कर देते हैं 2 पेज, फिर आगे देखेंगे। तो इसीलिए ईडी के लिए सबसे जरूरत क्या है? पॉपुलेशन, तभी तो बढ़ेगा पॉपुलेशन, है कि नहीं? किसी हाउ क्लोज सी एंड पी, तो इसलिए पॉपुलेशन करोगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। अगर बर्थ कंट्रोल नहीं किए, जैसे सर का बात नहीं माने, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। चलिए, एंड यू सी द ब्यूटी दैट दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है वो किसी ने नहीं पढ़ाया। ओके, सो नोबडी, आजकल ये पढ़ाया जाता है ना, जब हम लोग ये पढ़ते थे तो स्कूल टीचर्स पढ़ाते ही नहीं थे, चैप्टर गंदा चैप्टर बोलते थे, समझ रहे हो? सो लाइक दैट। तो इसीलिए जनरली यू थिंक दैट बच्चे कैसे हुए वो किसी को पता नहीं था, बट फिर भी हो गए। तो लोग क्या सोचे थे, हम साथ सो रहे थे, हो गए। ओके, तो बट देखो कितना चुंबकीय अट्रैक्शन है, what severe magnetism is there, that when you put north and south pole we have a new pole, है कि नहीं? या पोल्स, अगर ट्विन विन हो गया तो पोल्स हो जाएगा ना, तो लाइक दैट। चलिए, इसलिए इंटरकोर्स या कॉपुलेशन या कॉइटस, तो दिस इज द प्रोसेस, इसमें मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्टेड एंड विलिंग। अनविलिंग होने से बच्चा होगा, बट आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ओके, सो इफ इट इज अनविलिंग यू विल हैव बेबीज, बट दैट इज नॉट गिविंग यू अदर थिंग्स which can be got by sexual contact. Okay, तो इसीलिए when the male is stimulated, उसे अच्छा लग रहा है, तो there is erection, and erection होने से क्या होगा? It facilitates the penetration of vagina. प्लस आप जानते हो दैट वजाइना में रफ सरफेसेस होता है, एंड उसके साथ जब ग्लैंस पेनिस रब होता है so it is creating more friction, and glans penis is highly sensitive, it is highly sensitized, and it immediately stimulates the brain to change over the ans, है कि नहीं? तो इसलिए इरेक्शन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक फिजियोलॉजी है, बट जो इजैकुलेशन है वो सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक है। फाइन। Yes. तो इरेक्शन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक फिजियोलॉजी है, बट इजैकुलेशन जो है वो सिंपैथेटिक फिजियोलॉजी है। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट यू हैव। यस सर। ओके, तो इसीलिए ये आप जानिए। नाउ अब जब आपका चेंज ओवर होता है, तो व्हेन देयर इज ए चेंज ओवर, तो क्या होगा? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? जो समझ में आया? तो जब वो आपके साथ बैठेगा तो क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो वो यूरिनरी मेल में खासकर, ओके, तो वो मेल में क्या करेगा? बोलो। क्लोजर ऑफ स्फिंक्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, तो उससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स ऑफ मेल डक्ट्स। नहीं नहीं, उससे क्या होगा बोलो? यूरेथ्रा बंद हो जाने से क्या होगा? बताइए। इजैकुलेशन। नहीं, अगर देखो पाथ कॉमन है, तो अगर पाथ कॉमन है तो यूरिनेशन भी हो सकता है एंड इजैकुलेशन भी हो सकता है। समझ में आया? तो इसीलिए यूरिनेशन भी हो सकता है एंड इजैकुलेशन भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम यूरिनरी बंद कर दें तब गारंटेड क्या निकला? सीमेन। ओके, इसलिए जब तक Yes, sir. चेंज ओवर नहीं होगा गारंटेड रिलीज पता नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है कि सुसु भी कर दो, तो फिर इतना मार पड़ेगा ना, फिर समझ में आएगा। सर वो रुकता कैसे?
वो ऑटोमेटिक है, ये सब ऑटोमेटिक है ना, ANS। तो वो आपका स्फिंक्टर जब बंद हो जाएगा तो ब्लड हासुसु आएगा कैसे? समझ में आया कि नहीं? जैसे आप रबर बैंड बांध देते हो चिकन झोड़ों में, तो जितना हिलाने से थोड़ी झोड़ो नीचे गिर जाता है। तो स्फिंक्टर एक Yes. कॉन्स्ट्रिक्टिंग मसल है, वो खींच के उसको बंद कर देता है, तो इसलिए अब यूरिन नहीं आएगा, तो इजैकुलेटरी स्फिंक्टर रिलैक्स करता है एंड इजैकुलेशन हो सकता है। ठीक है, so that is why the semen will be released inside the vagina of the female. Now Yes. प्रॉब्लम क्या है, सीमेन में जो हमारे स्पर्म्स हैं, जो सिपाही हैं, वो सो रहे हैं। उसको इनएक्टिव करके रखा है किसने? एपिडिडाइमिस ने। तो Epididymis. एपिडिडाइमिस ने उसे सुला के रखा हुआ है। ओके, तो उन्हें जगाओ। तो उन्हें जगाने के लिए क्या होता है कि हमें एसिडिटी देना पड़ता है, पीएच को गिराना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा पीएच मेल सिस्टम में गिर जाएगा एंड थोड़ा सा पीएच जो है वो फीमेल सिस्टम में गिरता है। इसीलिए पार्शियली जग जाएंगे इन द मेल बॉडी, अच्छे से जगेंगे इन द फीमेल बॉडी। Female body. समझ रहे हो? इसीलिए दे हैव टू बी एक्टिवेटेड, बट पहले बच तो जाओ। तो समझ रहे हो? इसीलिए सीमेन में और भी उनको अल्कलाइन कंपाउंड्स दिया होता है ताकि उन्हें मारा ना जा सके, बिकॉज जो एसिडिटी में जाएंगे तो मार धाड़ तो होगा ना। तो इसीलिए अगर अल्कलिनिटी आपका कम है एंड आपके पार्टनर का एसिडिटी ज्यादा है, तो इस जन्म में बाप नहीं बनोगे। समझ में आया? सो देयर सर वो क्यूरेबल नहीं है सर? हाँ, दिस इज कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। उसका कोशिश किया जा सकता है, अगर नहीं, ये क्यूरेबल क्या इडियट, ये तो नॉर्मल चीज है ना, ये कोई बीमारी थोड़ी है। आपको सोल्यूशन ढूंढना है। सी फॉर Yes, एग्जांपल हस्बैंड जो है, ओके, उसमें जो है उसका अल्कलिनिटी कम है, तो अगर वो किसी ऐसे लड़की से शादी करे जिसका एसिडिटी भी कम हो, तो क्या होगा? वो बच जाएंगे। Yes, sir. Yes. अगर उसका वाइफ का एसिडिटी हायर है तो क्या होगा? Sperms will die. यस, तो वो स्पर्म्स को मार देंगे। तो अंडरस्टैंड, Yes, sir. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। समझ रहे हो? Yes, ये sir. आपको समझना है। ओके, चलिए, तो उसके बाद तो जब आपका ये माने सीमेन रिलीज हुआ तो वो एक्टिवेट होगा एंड उसका पाथ क्या है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेजाइना, it has to pass through the highly viscous क्या सर्वाइकल कैनाल। तो जो सर्वाइकल कैनाल है वो हाईली विस्कस है, तो उधर से पास थ्रू करना पड़ेगा। बट हमने क्या देखा है कि कुछ दिन उधर थोड़ा पास थ्रू करना आसान होता है, क्योंकि विस्कोसिटी भी कम रहता है और पीएच भी ज्यादा रहता है। समझ रहे हो? अदर डेज पे Yes, sir. विस्कोसिटी भी ज्यादा रहता है एंड एसिडिटी भी ज्यादा रहता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए नेचुरली ओव्यूलेटरी डेज में आपका फर्टिलाइजेशन होता है। सी एज आई वाज टेलिंग यू दैट डे दैट हमारा जो शादी का जो प्रथा है ना, वो सारा कुछ इस साइकिल को देखते हुए लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू सेट द डेट ऑफ मैरिज। तो हम किसको पूछेंगे, गर्ल को ना बॉय को? फर्स्ट पंडित को। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको पूछेंगे? सर गर्ल को। गर्ल Girl. को। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू सी दैट शादी एंड स्वागत के बीच ये जो 4-5 दिन का फर्क है, फासला है, इस दौरान मेंस नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा ऑस्पिशियस है, ये रिलीजियस बिलीफ है इसमें अलग अलग, तो इसीलिए भाई साइंटिफिकली तो ऐसा कुछ नहीं है, बट रिलीजियस कंडीशंस के चक्कर में बोला जाता है कि जो मेंस्ट्रुअल डेज इन 5-6 दिन के अंदर नहीं आना चाहिए, मींस द मेंसेस शुड नॉट स्पॉइल योर मैरिज। ओके,
सो इसीलिए द गर्ल इज एडवाइज्ड टू गिव अ डेट। तो गर्ल्स जो हमारे हैं वो बताएंगे, तो आप प्री मेंस्ट्रुअल डेज देंगे ना पोस्ट मेंस्ट्रुअल डेज देंगे? बताइए कौन सा डेज आप देंगे, जल्दी बताओ। पोस्ट देंगे। वाई पोस्ट देंगे? क्योंकि एक बार मेंस हो गया मतलब कम से कम 28 दिन का फर्क तो है कि नहीं? तो एटलीस्ट यू हैव ए 28 डे विंडो। बट सपोज आपने प्री दिया तो ऐसा हो सकता है कि अर्ली हो जाए, समझ में आया? तो इसीलिए बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज द बेस्ट डेट इज पोस्ट मेंस्ट्रुअल डेज। समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, अब आपको एक विंडो दिया है तो गर्ल विल टेल आफ्टर दिस। अब लड़के को ढूंढना होता है कि आफ्टर दिस से दिस एक पॉजिटिव पीरियड दें, ओके? ताकि मैंने उसको भी तो छुट्टी उट्टी लेना पड़ेगा ना, तो उसे वो मिल रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, एंड सब कुछ देखकर एक डेट डिसाइड होगा। देखिए गर्ल ने पोस्ट मेंस्ट्रुअल दिया है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि लड़का अगला दिन पकड़ ले, ऐसा होगा कि वो 4-5-6 दिन के बाद दे। तो इसीलिए उसके बाद सपोज आपका शादी 10th डे होता है, फिर सुहागरात किस दिन होगा? 14th नाइट, है कि नहीं? तो 14th नाइट क्या होगा? यू आर हॉट, यू आर रियली हॉट। क्यों बोलो? बिकॉज ओव्यूलेशन हो गया है। एंड हर अंडे का सपना क्या है? कि मैं बनूं बेबी। समझ रहे हो? तो एवरी एग हैज अ ड्रीम दैट इट विल बिकम अ बेबी। तो अगर 14th डे इंटरकोर्स हुआ तो बेटा 9-10 महीने में आपके नन्हे खेलने लगेंगे। कोई शक? तो इसीलिए हर समय आप जानिए कि योर पेरेंट्स, योर इन लॉज, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, दे विल ऑलवेज वांट बेबी, है कि नहीं? उन्हें आपका बर्थ कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है। वो बोलेंगे भाई हम लोग पाल लेंगे, ऐसे ऐसे बोलेंगे। बट प्लान एक्चुअली आज के दिन किसको करना है? हस्बैंड वाइफ को। क्योंकि सपोज प्रेगनेंसी हुआ एंड लैक्टेशन होगा, कम से कम 1 साल का झटका लगेगा कि नहीं? बोलो। एटलीस्ट यू विल गेट अ 1 ईयर शॉक। भाई गंदे माँ जो है वो 1 ईयर का शॉक लेंगे, गंदी माँ। वाई गंदी माँ बोलो? क्योंकि भाई प्रेगनेंसी है तो आप सपोज गवर्नमेंट भी 6 दिन छुट्टी देता है, 6 महीने। तो 6 महीने मतलब आपको किसी ना किसी तरह तो प्लानिंग करना पड़ेगा ना। तो 6 महीने आप प्रेगनेंसी में ले लेंगे ना, लैक्टेशन में भी कुछ लेंगे? बताइए। लैक्टेशन में भी लेंगे। लैक्टेशन में भी लेंगे, बिकॉज ये गूगल थोड़ी है। गूगल में आपका अगर बच्चा हुआ है तो आपको उसको लेकर ऑफिस जा सकते हो, अपने पेट्स को लेके भी ऑफिस जा सकते हो अमेरिका में। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके? तो बच्चा आपका बचे ना बचे, ऑफिस चुपचाप आओ। तो इसीलिए व्हाट हैपेंस, तो यू विल थिंक 6 months मतलब क्या है? आप एज लेट एज पॉसिबल प्रेगनेंसी में जाएंगे तो यू आर इनवाइटिंग ए लॉट ऑफ रिस्क। सपोज आप 7th मंथ तक गए, फिर प्रेगनेंसी हुआ, फिर डिलीवरी हुआ, तो आप 4 महीने बच्चे को पिला सकते हो। बट फिर भी इंडिया में देखा जाता है कि मदर्स लोग कम से कम 1-2 साल बच्चों को पिलाते हैं। तो अगर आप गुड मदर बनना चाहते हो तो क्या होगा? तो यू हैव टू टेक एटलीस्ट ए 1 or 2 year ब्रेक। समझ में आया? तो अब क्या आप कैरियर में ब्रेक लेने लायक हैं? जैसे अभी अरिंद दादा है, ही यूज्ड टू स्टे इन भुवनेश्वर, अब सारा बम्बई चला गया। अब अगर बम्बई में नौकरी करेगा तो व्हाट विल हैपन? तो वहां बहुत महंगा है कॉस्ट ऑफ लाइफ। तो अब अगर उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई तो फिर ईएमआई कैसे भरेगा? समझ रहे हो? तो इसलिए टुडेज चिल्ड्रन, यू आर नॉट सो फ्री टू मेक बेबीज। तो इसलिए आपको बर्थ कंट्रोल अच्छे से जानना जरूरी है। कोई शक? तो इसलिए यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट योर पेरेंट्स आर इन फेवर ऑफ प्रेगनेंसी।
marriage in India is in favor of pregnancy. Most children in India are products of first year of marriage. Most, more than 95%. आपका फर्स्ट ईयर में बच्चा होगा. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए भाई आप लोग सोच लो. अंडरस्टूड? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट. सो मेनी थिंग्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट स्टिल अब एनसीईआरटी में देखो, इतने में फर्टिलाइजेशन ओवर हो गया. आत्मन फिनिश. Yes, sir. और थोड़ा सा है, और पूरे थोड़ा 6 सा, लाइन। और थोड़ा नहीं, और थोड़ा सा है नीचे. तो समझ रहे हो? तो इसलिए आप देखिए, अब तो स्पर्म पाथ कहां से कहां है? वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, एंड ये जाता 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 इन्फेंट एम्पुला इन्फेंटिबुलम की तरफ जाएगा. एग पाथ क्या है? उसको उधर से लाया जाएगा, बिकॉज एग कैनॉट कम इन इट्स ओन. तो वी हैव सिलेटेड एपिथेलियम, एंड ये काइनोसिलिया होता है, मतलब जो खुद से हिल सकता है. एपिडिडाइमिस में कौन सा सिलिया होता है? स्टेरियोसिलिया. वो Stereocilia. खुद से नहीं हिलता है. अंडरस्टूड? दे कैनॉट मूव ऑन देयर ओन. सो इसीलिए काइनोसिलिया ऑफ द यूट्राइन एपिथेलियम ब्रिंग द ओवम फ्रॉम द ऑस्टियम, फिर आएगा इन्फेंटिबुलम, फिर आएगा एम्प्यूला, फिर आएगा यूट्रस, फिर आएगा वेजाइन सर्विक्स, फिर आएगा वेजाइना, फिर आएगा आउट. तो इसीलिए स्पर्म उस तरफ भाग रहे हैं, ओवम इस तरफ भाग रहे हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों अंधे हैं, दोनों की ही आंखें नहीं हैं. ओके, तो इसीलिए द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पहचाने तो पहचाने कैसे. Understood? So that is the beauty. You see, this is the beauty, because neither egg nor sperm has eyes. So how they will locate? इसीलिए सीमेन क्या करता है? अब देखिए, स्पर्म जा रहे हैं, तो स्पर्म की पूरी फौज जा रही है, और वो सर्वाइकल कैनाल को बहुत मुश्किल से पार करते हुए यूट्रस में दाखिल होते हैं. उन पे एसिड का मार हो रहा है, उन पे फैगोसाइट्स का मार हो रहा है. हर जगह जलजला ही जलजला, मिसाइलें दागे जा रही हैं, स्पर्म्स मारे जा रहे हैं. उस पे स्पर्म का सिर पे सलार बोलता है, कहाँ है, कहाँ है, एग कहाँ है? तो सडनली एक आदमी बोलता है, सर आधे इधर चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं. समझ रहे हो? तो आधे इधर, आधे उधर, क्योंकि एग कहीं से भी आ सकता है. इट कैन कम फ्रॉम द लेफ्ट ओवरी, इट कैन फ्रॉम द राइट ओवरी. तो इसलिए स्पर्म का जो सेकंड सिर पे सलार है, उसने क्या सजेशन दिया कि आधे इधर एंड आधे उधर चले जाते हैं. तो मोना डार्लिंग, आप मेरे साथ इस तरह चलो, बाकी सारे उस तरह चलेंगे. तो इससे होता क्या है? आप 50% स्पर्म को मिसगाइड कर देते हो. अंडरस्टूड? व्हाई अलेक्जेंडर लॉस्ट? यू नो, because he was so adamant that he wanted to cross Russia in the winter. Okay, so इसीलिए that was one of the biggest reasons of his failure. तो उसी तरह से हमने आधे स्पर्म को गलत दिशा में भेज दिया है, इस तरफ कोई नहीं है, एंड चांसेस ऑफ सक्सेस है 1000 एग. 1000 से 5000 स्पर्म्स एग तक पहुंचते हैं ह्यूमंस में. आए कितने थे? 400 मिलियन. 400 million, sir. मतलब चांसेस ऑफ सक्सेस इन नॉट इवन 0.001%. आपका सक्सेस का चांस 1% भी नहीं है, एंड तुम साला 50% स्पर्म को गलत देश से भेजे हो. 70 जन्म में बाप नहीं बनोगे. आया समझ? तो इसीलिए इट इज नॉट एडवाइजेबल. तो इसलिए सीमेन ने क्या किया? सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं. ओके, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है हार्मोन्स, ये टिश्यू हार्मोन्स होते हैं. वो क्या करेंगे? वो यूट्रस के मसल को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे एज इफ वो स्पर्म को गाइड कर रहे हो, बेटा राइट में जाओ या बेटा लेफ्ट में जाओ. तो उससे क्या होता है? सारे के सारे स्पर्म राइट में जाते हैं या लेफ्ट में जाते हैं, एज गाइडेड बाय यूट्रस अंडर द इन्फ्लुएंस प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ठीक है? So now the sperm, they will go and reach the what?
reach the right location. तो अब ये sperm जो है इधर आजू बाजू घूम रहे हैं. Akshita baby, you know what is the favorite song of sperms? जान जान ढूंढता सर याद फिर- नहीं आ रहा. गा रहा हूं ना मैं, सुन लो कि जान, मैं सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं इतना स्वीट वॉइस? इज इट नॉट? दे रहा है सर. तो yes, जान yes. जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ. समझ रहे हो? तो स्पर्म गा रहा है भैया मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यहाँ वहां, तुम कहाँ हो? तो स्पर्म क्या गाती है बताओ? आदेशा, कैन यू टेल व्हाट स्पर्म सिंग्स? ओवम सिंग्स? तुम कहाँ मैं यहाँ. हाँ. तो स्पर्म बोलेगा तुम कहाँ, तो ओवम बोलेगी मैं यहाँ. बट प्रॉब्लम क्या है, दोनों की आंखें नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाते. सो देखो इसका कोई जिक्र भी इधर नहीं किया है. ओके, एंड सब हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया है. तो इसीलिए इसके पीछे एक स्टोरी है जो हम लोग जेसीआरटी पार्ट में पढ़ेंगे. सो दैट इज कॉल्ड योर क्या, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ओवम में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजिंग, एंड स्पर्म में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग, एंड दे आर लॉक एंड की लाइक. ओके, हाईली कॉम्प्लीमेंट्री. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये एक दूसरे के साथ फंसेंगे तभी खुलता है ताला. तो समझ रहे हो? तो सपोज स्पर्म्स आर वेरी क्लोज टू द ओवम, सो दिस लॉक एंड की विल बाइंड. तो स्पर्म्स को एक ही चीज सिखाया, बेटा जो पकड़े घुसा दो, घुस जाओ अंदर, एंटर. तो इसीलिए जैसे ही वो ओवम में अटैच होता है वो अंदर घुसने की तैयारी कर देता है. अंडरस्टूड? बिकॉज उसको और कुछ नहीं आता है, उसे अंदर जाना है बस. समझ में आया? तो इसीलिए एक्रोसोमल रिएक्शन से पहले हमारा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग पेयरिंग होता है, एंड ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीशीज स्पेसिफिक? इसका मतलब है अलग अलग स्पीशीज में वो अलग 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 होता है. होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपको बंदरिया जितनी अच्छी लगे, अगर आप बच्चा बनाना चाहते हो तो नहीं होगा. क्यों? बिकॉज उसका स्पर्म का एंटी फर्टिलाइजिंग एंड तुम्हारे ओवम का फर्टिलाइजिंग में कोई मैच नहीं होगा. इसलिए स्पर्म ढूंढता रहेगा एंड ओवम भी ढूंढते रहेगी, एंड वो नहीं मिलेंगे. ओके, फिर वो लोग दुख से कौन सा गाना गाएंगे? अपना जीवन रेल की पटरी, साथ रहें और मिल न पाए, आए जाए कितने मौसम, साथ रहे और मिल न पाए, लव मैरिज करके प्यार को हम तरसे. समझ रहे हो? तो लव मैरिज करके बंदरिया और मैन प्यार के बेचारे तरस गए, उनका कोई बच्चा हुआ ही नहीं. व्हाई? बिकॉज लॉक एंड की आर नॉट मैचिंग. तो घर के अंदर घुसना अलाउड नहीं है. सो दिस टाइप ऑफ बैरियर को हम लोग इवोल्यूशन में क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड गैमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी. समझ रहे हो? The gametes of males and females are not compatible. कोई शक? सर हाँ बोलो. सर No, sir. सेंट्रियोल्स भी स्पीशीज एपिथाइड होता है सर. क्या? सेंट्रियोल्स भी स्पीशीज स्पेसिफाइड होता है. नहीं नहीं नहीं, सेंट्रल फ्रंटर का कोई स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होता. वो तो घुसने के मतलब सर बाद. हाँ बोलो. हाँ सर, मतलब दूसरे स्पीशीज का सेंट्रियोल्स आने से हाँ कोई दिक्कत एक्सेप्ट नहीं करेगा. करेगा. बट प्रॉब्लम क्या है, पहले वो अंदर जाए तब तो सेंट्रियोल देगा ना. समझ में आया Yes, कि sir. नहीं? तो अभी यू हैव टू गो इनसाइड. ओके, तो इसीलिए स्पर्म तो देख ही नहीं पा रहा है, तुम्हें मिल ही नहीं दी ये लड़की. ओके, तुम बस गाना गा रहे हो बट यू आर अनेबल टू फाइंड द गर्ल. तो फिर आगे का कैसे होगा? समझ में आया? सो नाउ लेट अस अज्यूम
that there is pairing. ओके, आपका अटैचमेंट हो गया, तो अब क्या होगा, स्पर्म अपना क्या उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सी स्पर्म का एक्टिवेशन प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बिकॉज आप जानते हो वो सो रहा है, तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। तो जब हम उसको एक्टिवेट करेंगे, उसका जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो थोड़ा डाइल्यूटेड हो जाता है। क्यों भाई? सेल मेम्ब्रेन हमने क्यों बनाया? स्टेबल रखने के लिए ना, अनस्टेबल बनाने के लिए। आपने उसमें प्रोटीन्स लगाया, आपने उसमें कोलेस्ट्रॉल लगाया, क्यों लगाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? टू मेक इट स्टेबल ना ब्रेकिंग? मेक इट स्टेबल। तो अब वो टूटेगा ही नहीं, जा वो बोलेगा मैं नहीं रिलीज करता एक्रोसोम, तो इसीलिए हमें उसका मेम्ब्रेन को डाइल्यूट करना पड़ेगा। उसमें हर वो चीज जो उसे स्टेबिलिटी देता है उसे हटाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो इसलिए यू हैव टू रिमूव देम। तो कैसे उनको रिमूव किया जाए बताओ? लाइसेंस वो हम पढ़ेंगे एक्चुअली, दैट इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। वो तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना, तो इसलिए वो सब इधर नहीं है, वो बाद के लेक्चर में है। फाइन। तो नाउ मेम्ब्रेन फट गया, तो एक्रोसोम इज रिलीज्ड। तो एक्रोसोम में आपके स्पर्म लाइसिन्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले कोरोना रेडियाटा को भेदेंगे, उसके बाद जोना पेलुसिडा को पंक्चर करेंगे, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पंक्चर करेंगे एंड अंदर घुस जाएंगे। तो जनरली पहले लोग सोचते थे कि ओनली स्पर्म का हेड अंदर जाता है, बट नाउ वी हैव डेफिनाइट एविडेंस दैट स्पर्म का हेड एंड नेक दोनों अंदर जाता है, ओनली टेल बाहर रह जाता है। बट एक बार काम हो गया तो जो ओवम का जो एंजाइम्स है वो सारा मिडिल पीस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अंडरस्टूड? इसीलिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम आता है, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हम लोग मेल को बोलते थे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आया ही नहीं। बट जब अब हम बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी आ रहा है, तो इसीलिए फिर तो वो आपका दे देगा। बट एक्चुअली देखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रेकडाउन एंजाइम्स होते हैं जो उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, सो नाउ आप देखिए आपका स्पर्म अंदर आ रहा है। जैसे नवीन जैन को पता चल गया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती कहाँ है, बट वो बेचारा शर्मीला बच्चा है, वो शर्माता शर्माता अप्रोच कर रहा है। तो अब उसका एक दोस्त है सत्य सार्थक, वो थोड़ा गाना वाना भी गा लेता है एंड वैसे भी थोड़ा सुंदर है, अमीर है, इनोवा में आता है, तो बहुत सारा पॉजिटिविटी उसमें है। नवीन भी अमीर है, बट ना वो गाना गाता है और माने वो थोड़ा शर्मीला टाइप का है और क्या, बट दे आर गुड फ्रेंड्स। तो सत्य को डाउट हुआ कि ये लड़की के पीछे पड़ा है, तो उसने बहुत खुले तरह से पूछ लिया, देख भाई आत्मन, नवीन, तेरा उससे कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा, सच बोल। तो एज यूजुअल नवीन इज शाई, तो उसने क्या सोचा कि सीक्रेट सीक्रेट रहना चाहिए, तो उसने नहीं बताया। तो जब उसने नहीं बताया तो सत्य सार्थक ने अपने सौंदर्य का मोहजाल बिछाया और लड़की फंसाया एंड इमीडिएटली सिंदूर दान दे दिया। जैसे ही सिंदूर दान दे दिया, अब वो लड़की आपके लिए क्या है नवीन बाबू, बताइए। अरे आप हो कि नहीं हो नवीन? हेलो, तो क्या है वो नवीन की, बोलो। अब मेरे को मैं दिख नहीं पाता, वो सो गया होगा, फिर वो पकड़ खाने चला गया होगा। चलिए, सो वो फिर नवीन की क्या हो जाएगी वो लड़की, बीवी ना भाभी?